ग्रेट मौर्य साम्राज्य। जैसा कि हमें पता है घनानंद की मूर्खता के कारण महापद्मनंद जी के द्वारा स्थापित महानंद साम्राज्य का पतन हुआ था। इसके बाद एक भारत में एक नवीन साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, जो कि भारत की अस्मिता और भारत की विशाल समृद्धि का सूचक के रूप में इसकी स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक पूरे लगभग उत्तर भारत, अफगानिस्तान से लेकर असम तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के रूप में रहा। इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि 322 से 298 ईसा पूर्व तक सम्राट रहे। इस सम्राट के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले की पृष्ठभूमि पर यदि नज़र डालें तो चाणक्य, जो कि तक्षशिला, ये भारत है अपना मान लो, तो यहाँ पर तक्षशिला था और यहाँ पर मगध साम्राज्य था। तक्षशिला के आचार्य थे और इनके द्वारा जब इधर पर सेल्यूकस निकेटर, जो कि इतना इलाका पूरा जीत चुका था, जीतने के बाद जैसे इसका भारत में प्रवेश होता है तो दम्बी, जो कि भारत का पहला गद्दार कहलाता है, अम्बी नामक राजा, दम्बी नहीं अम्बी नामक राजा, जो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसका पोरस से इसका विशाल युद्ध होता है। पोरस से युद्ध होने के बाद सिकंदर की अधिकांश सेना लस्तपस्त हो जाती है और आगे युद्ध करने से भारत के साथ मना कर देती, क्योंकि पोरस एक महान राजा था और अकेले के दम पर उसने सिकंदर जैसे महान विजेता से युद्ध किया और अंततः सिकंदर की सेना भारत में आगे बढ़ने से मना कर देती है। और मना करने के साथ साथ ही सिकंदर उनको बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भारत में आगे बढ़ने से, युद्ध करने से मना कर देती है। लेकिन जब ये जानकारी चाणक्य को पता चलती है कि सिकंदर ने पोरस को भी हरा दिया है, तो वो घनानंद के पास जाता है और उससे कहता है कि महाराज आप भारत को बचाइए। घनानंद उन्हें अपमानित करके भगा देता है और उसके बाद ये घनानंद के साम्राज्य को अंत्य करने का ठान लेते हैं। तो सबसे पहले यह है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से पोरस की सिकंदर की सेना में बगावत करते हैं कि यहाँ पर जो झेलम नदी इसे जो पार करता है वो जिंदा नहीं बचता। इसके कारण सिकंदर की सेना में बगावत हो जाती है और सिकंदर की सेना भारत में आगे बढ़ने से मना कर देती है और फिर सिकंदर लौट जाता है, जहाँ पर बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर रहता है। वो इस क्षेत्र के विशाल साम्राज्य का राजा बन जाता है। तो सेल्यूकस फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत और चाणक्य अपनी कूटनीति के जरिए जो घनानंद के पूरे सेनापति और आसपास के जो राजा रहते हैं उनको धीरे धीरे करके जीतता हुआ अंततः घनानंद को मौत के घाट उतार देता है और मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य को बिठा देता है। 322 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठता है और 305 ईसा पूर्व में इसकी सेल्यूकस निकेटर, जो कि इस इलाके का राजा रहता है, इससे इसका भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में पराजय के बाद एक कंधार, काबुल, मकरान और हेरात जो राज्य रहते हैं वह दहेज समझौता होता है और इसकी जो बेटी रहती है सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है और दहेज में कंधार, काबुल, मकरान और हेरात, ये 4 राज्य सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ले लेता है। इसके साथ ही अपने ससुर जी को गिफ्ट स्वरूप 500 हाथी देता है। लेकिन ये सब चाणक्य की कूटनीतिक का ही था और इसके साथ ही सेल्यूकस निकेटस मेगस्थनीज को एक दरबारी के रूप में भेजता है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के प्रारंभिक जानकारी चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका से प्राप्त होती, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य का इतिहास पर प्रसिद्ध रहती। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य विभिन्न युद्धों को जीतने के पश्चात श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। इसके समय ये घटना अनुश्रुतियों के अनुसार एक घटना घटती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी रहती है उनको जब बच्चा होने वाला रहता है, तो चूँकि चाणक्य बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे और वह सम्राट की उनको बहुत ज़्यादा चिंता थी, इसके कारण यह चंद्रगुप्त मौर्य को स्लो मात्रा में जहर देते थे और वो जहर का गिलास एक बार चंद्रगुप्त मौर्य की गर्भवती पत्नी पी लेती, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य वैद्य की सहायता से उनके गर्भ से बिंदुसार को निकाल लेते हैं, जिसके कारण एक जहर की बूंद बिंदुसार के माथे पर पड़ जाने के कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ता है। जैसा कि हर भूज राजनीतिक स्थिति में कुछ चाटुकार रहते हैं और कुछ फूट डालो वाले रहते हैं, इसी प्रकार बिंदुसार के दरबार में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो चाणक्य के खिलाफ उसको भड़काते हैं कि आपकी माँ को उन्होंने मारा था, और इस प्रकार बिंदुसार चाणक्य को देश निकाला दे देता है। लेकिन जब चाणक्य
की सच्चाई के बारे में बिंदुसार को पता चलता है और ये फिर चाणक्य को ढूंढवाता है, तो उसके बाद चाणक्य नहीं मिलते। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में अपनी प्राण त्याग देता है और चाणक्य जंगल में विहीन हो जाता है। इसके बाद इनकी कोई जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। बिंदुसार जो कि एक छोटे से अल्प समय के लिए 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। इसके लगभग 100 पुत्र होते हैं सिंगलीय अनुश्रुति या ग्रंथ के अनुसार, जिसमें 2 प्रमुख अशोक और सुसीम रहते हैं। सुसीम चूँकि सुंदर और योग्य रहता है, इसके कारण यह इसे अपना सेनापति बनाते हैं और उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करते हैं और इसे तक्षशिला, जो कि भारत के एक प्रमुख राज्य था, वहाँ का राज्यपाल सुसीम को नियुक्त करते हैं और अशोक को अवंती, जो उज्जैन है, वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। जब तक्षशिला में विद्रोह होते हैं तो पहला विद्रोह सुसीम और दूसरा विद्रोह अशोक के द्वारा अंत किया जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार स्थानांतरण या ट्रांसफ़र की स्थिति भी अशोक, जब उज्जैन के वो तक्षशिला में विद्रोह होता है तो उज्जैन के जो अधिकारी रहते हैं उनको तक्षशिला और तक्षशिला के अधिकारी को उज्जैन करता है। तो भारतीय इतिहास में पहली बार ट्रांसफ़र की जानकारी इसमें मिलती है। जब बिंदुसार की मृत्यु होने वाली रहती है तो कुछ अशोक के समर्थक लोग अशोक को मगध बुलाकर उसका राज्याभिषेक करवा देते हैं और इन सभी में अपने लगभग 99 भाइयों से युद्ध करने के बाद अशोक लगभग 4 वर्षों तक युद्ध में विहीन रहता है और 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसके बाद अशोक 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध करता है, जहाँ पर कलिंग, जो कि उड़ीसा का एक छोटा सा दक्षिणी भाग में एक राज्य था, उसका युद्ध करता है और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात देखकर वो विचलित होकर बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लेता है। बौद्ध धर्म का अनुसरण करने, अशोक ने जो बौद्ध धर्म का अनुसरण किया था वो शक्ति और शांति के बल पर किया था, अर्थात शक्ति थी, इसके कारण उसके जो अन्य राज्य थे वो सब अशोक के केंद्रीय नेतृत्व में थे। लेकिन धीरे धीरे जब अशोक के उत्तराधिकारी मतलब आते गए और जो बौद्ध धर्म के अथाह अहिंसा के कारण जो अन्य राजा बने तो उनको युद्ध नहीं पता था, युद्ध के नेतृत्व नहीं पता था, युद्ध क्षमता नहीं पता थी, तो अंततः बृहदत्त, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है, उसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि अशोक ने जो श्रेष्ठ शासन और अपने प्रबंधन के बल पर रखा था वो कुशासन के कारण इसका अंत हो गया। इसके अब देखते हैं चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में राज्य का स्वरूप कैसे बताया। राजा जो कि एक साम्राज्य का सिर होता है, जो जिस पर सभी पूरी बागडोर उस पर रहती है। अमात्य मंत्री राजा की आंख होते हैं, राज्य की जो पूरी गतिविधियों को देखते हैं। जनपद यानी कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं राज्य के अंदर, या जिला कह लो, जिला, तो ये सब उसकी जांघ होती हैं जिस पर राज्य पूरा टिका होता है। दुर्ग राज्य की बाहें होती हैं जो राज्य की रक्षा करती। कोष मुख होता है, यदि पैसा होता है तो मुँह चलता है। दंड सेना और बल मस्तिष्क होता है, अर्थात किस प्रकार का दंड दिया जा रहा है, सेना किस प्रकार की, उसके हिसाब से राज्य का दिमाग चलता है। और मित्र राज्य के कान होते हैं, वो कानाफूसी वाले मित्र नहीं, आग लगाने वाले नहीं, जो ओरिजिनल मित्र होते हैं वो राज्य के कान होते हैं। प्रशासनिक, अब विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख लेते हैं। प्रशासन कैसा था, अधिकारी कैसे थे, प्रांत, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर, दास, स्त्री, धर्म, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और व्यापार। प्रशासनिक दृष्टि से केंद्रीय प्रशासन था, लेकिन फिर भी मंत्रियों की सलाह इसमें ली जाती थी। अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। प्रांत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था और 5वें प्रांत के रूप में कलिंग की स्थापना करी गई थी। न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी और अंतिम रूप से राजा ही न्याय का वो मतलब उत्तरदायित्व रहता था। लेकिन ग्राम स्तर पर ग्रामीण, जो ग्राम का जो प्रमुख रहता है, या सरपंच द्वारा किया जाता था। सैन्य व्यवस्था लगभग 6000 पैदल सैनिक और 50,000 घुड़सवार सैनिक थे। और जो जस्टिस है, इसको वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को उसने डाकुओं का गिरोह कहा। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की होती थी, एक रॉ और आईवी होती थी और एक उनके एजेंट होते थे। रॉ और आईवी एक संस्था के रूप में कार्य करती थी, जिसे संस्था कहा जाता था जो स्थायी रूप से रहती थी, और एजेंट को संचार कहा जाता था क्योंकि वो घूमते रहते थे, मतलब रॉ और आईवी अभी के जैसे। और दास व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से थी। 11 प्रकार के दास, और मेगास्थनीज ने 7 प्रकार के दास बताए। और मेगास्थनीज ने किसी प्रकार के दास नहीं बताए। मेगास्थनीज का ये मानना था कि भारतीय
राजाओं के बहुत सारी पुत्र होते हैं या संतानें होती हैं, जबकि ऐसा नहीं था, ये सब दास होते थे। क्योंकि भारतीय समाज में शुरू से ही सभी को समान रूप से दृष्टि से देखा गया, इसी कारण दासों को भी राजपुत्र की तरह रखा जाता था। और स्त्रियों की दशा पुरानी वो स्मृति काल से बहुत अच्छी थी। स्त्रियों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। इसके साथ ही वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी और इनके निरीक्षण के लिए गढ़ी का अध्यक्ष का नियुक्त किया जाता। धर्म में जो कि अपना चंद्रगुप्त और जैन धर्म का अनुसरण करता था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का, बौद्ध आजीविक संप्रदाय का था। अशोक बौद्ध धर्म का था। सभी प्रकार के धर्म थे, लेकिन सहिष्णुता थी, कट्टरता किसी धर्म में नहीं थी। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और उद्योग पर आश्रित थी। अधिकांश व्यक्ति कृषि कार्य में ही लगे रहते थे। कृषि उन्नत अवस्था में थी। उद्योग में सूत काटने और वस्त्र उद्योग ही ज़्यादा प्रचलित था। व्यापार आंतरिक और बाह्य व्यापार होता है, जैसे कि बिंदुसार ने सीरियन नरेश एंटियोकस से शराब, अंजीर और दार्शनिक मांगे थे, जिसमें शराब और अंजीर उनको दे दी गई थी। इसके साथ मिस्र जो इजिप्ट है, वहाँ पर हाथी गांठ और शीप और नील वगैरह का निर्यात किया जाता था। अब इसके सब पतन के कारण, मुख्य रूप से पतन के इतिहासकार बोलते हैं कि अशोक के द्वारा अनुसरण नीति के कारण जो उसके उत्तराधिकारी हुए थे वो बौद्ध भिक्षुओं के ज़्यादा समीप हो गए थे और ब्राह्मण लोग इनके विरोधी हो गए थे। इसके साथ युद्ध नीति पूरी तरीके से त्याग देने के कारण छोटे छोटे जो जो राजा या सरदार थे वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ गए और एक कुप्रबंधक हो गया। विशाल साम्राज्यों की केंद्रीय स्तर पर संगठित रहता वो पूरी तरीके से पतन हो गया। अब यदि अपन इस पूरे मौर्य साम्राज्य का एक तरीके से इसका ओवरव्यू देखें तो वो इस प्रकार है। ओवरव्यू के रूप में ये योग्य राजाओं का काल था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मुख्य रूप से अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने जहाँ सिकंदर की सेना को परास्त किया और अशोक के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली गई जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत और यहाँ पर कंबोडिया, लाओस वगैरह तक भी इसने अपनी नीति का अनुसरण किया। इसके साथ साथ ही अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बोधि वृक्ष को श्रीलंका, मलयद्वीप और इसके साथ चाइना, तिब्बत वगैरह के क्षेत्रों में भेजा, जहाँ से बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में बना। इसी के कारण अपन चाइना के लिए बोलते हैं कि हमने तुम्हें बौद्ध दिया और तुमने हमें युद्ध दिया। और इसके साथ भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में संपन्न हुआ। इसके बाद एक सुदृढ़ राष्ट्र हुआ जो विदेशी आक्रमण से कुछ समय के लिए भारत को सुदृढ़ करता रहा। अंततः ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।